हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजयज लीगल एकेडमी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डेफिनेशंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर वेरियस लॉज। आज हम जानेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, लॉ में उसे कैसे डिफाइन किया गया है, क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाता है एंड व्हाट ऑल इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द परव्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम जानेंगे डेफिनेशन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विच इज द मेन लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया गया है। जनरल क्लॉजेस एक्ट, विच इज अनदर एक्ट विच डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 विच इज अनदर लॉ विच ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें इसे कैसे डिफाइन किया गया है। और साथ ही साथ हम कुछ रेलेवेंट केस लॉज भी आज डिस्कस करेंगे विच हैव been decided by the Supreme Court and the High Courts in India regarding definition of immovable property and what all is covered within the definition of immovable property। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। अब अगर आप किसी लेमन से पूछेंगे, आम आदमी से पूछेंगे, आम आदमी की भाषा में इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, वो कहेगा कि ऐसी एक प्रॉपर्टी जिसे आप मूव नहीं कर सकते हैं। सो दो तरह की प्रॉपर्टी, एक मूवेबल है, एक इमूवेबल है। सो आम आदमी कहेगा कि वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती वो इमूवेबल होती है। बट व्हाट इज एग्जैक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी इन लीगल सेंस। लीगल सेंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, और उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वी विल हैव टू सी द लॉज व्हिच डिफाइंस दिस पर्टिकुलर टर्म। तो कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो इसे डिफाइन करते हैं। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम सिर्फ लैंड को इंक्लूड करेंगे, हाउसेज को इंक्लूड करेंगे, या इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम और चीजों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रीज इंक्लूड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्या क्रॉप्स को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, या कोई और अदर राइट्स हैं, इंटेंजिबल राइट्स हैं, इनकॉर्पोरियल राइट्स हैं, ईजमेंटरी राइट फॉर एग्जांपल, क्या उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे। सो फॉर दैट मैटर वी नीड टू गो इनटू द लीगल डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या दी गई है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज एग्जैक्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, प्राइमरीली हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्राइमरीली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से डील करता है, राइट। स्पेसिफिक ट्रांसफर्स की बात करता है, सेल की बात करता है, लीज की बात करता है, मोर्गेज की बात करता है, एक्सचेंज की बात करता है, गिफ्ट की बात करता है। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड ऑल्सो there are certain specific procedures that are to be followed with regard to transfer of immovable property। so इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, what all constitutes immovable property, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है, what all is not included in immovable property, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे, and how the law defines immovable property। so आइए हम बात कर लेते हैं उन पर्टिकुलर डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में दिया गया है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। स्टैंडिंग टिम्बर को एक्सक्लूड कर रहा है, स्टैंडिंग टिम्बर, राइट, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। सो ये तीन चीजों को एक्सक्लूड कर रहा है, दैट दीज थिंग्स आर नॉट कंसीडर्ड एज इमूवेबल property। so it is only an exclusionary definition, it is excluding certain things from the purview of immovable property। ये हमें ये हेल्प नहीं कर रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं या क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। so this is not defining the term exactly कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होता है। it is only an exclusive definition जो कहती है कि स्टैंडिंग टिम्बर को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, और ग्रास को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको क्या समझा जाता है, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। अब बिकॉज ये डेफिनेशन इंक्लूसिव नहीं है, इट इज ओनली एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, सो हमारे लिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है कि वी शुड गो टू अदर लॉज सो एज टू अंडरस्टैंड द लीगल मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो फॉर दैट मैटर हमें
अलग अलग लॉज में देखना है कि कहाँ कहाँ इन्हें डिफाइन किया गया है। तो उसके लिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वी विल टॉक अबाउट द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 व्हिच डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी। वी विल आल्सो टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 व्हिच टॉक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आइए चलिए बात करते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट के बारे में। क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 which provides for the definition of immovable property। अब ये क्या बात करता है, how does it define immovable property? It says immovable property include land, land को include करता है, benefit arising out of land, benefit जो arise हो रहे हैं out of the land, things attached to the earth and things permanently fastened to anything that is attached to the earth। So definition is immovable property shall include land, benefits to arise out of land, things attached to the earth or permanently things which are permanently fastened to anything that is attached to the earth। This is the definition provided under section 3 clause 26 of the general clauses act। तो लैंड की बात करता है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड की बात करता है, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ एंड थिंग्स व्हिच आर परमानेंटली फास्टेंड टू समथिंग दैट इज अटैच्ड टू द अर्थ। तो इनको एक एक करके हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो डेफिनेशन है आप देखेंगे कि दिस इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, ये कुछ चीजों को इंक्लूड कर रही है विद इन द परव्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये कुछ चीजों को कह रहे हैं कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट है। लैंड फॉर एग्जांपल इज इंक्लूडेड विद इन द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। सो इन चीजों को हम एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अनदर डेफिनेशन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1900। आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, हाउ रजिस्ट्रेशन एक्ट डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी। Section 2 clause 6 of the registration act defines immovable property and it says that immovable property includes land, buildings, hereditary allowances, right to ways, right to lights, ferries, fisheries and any other benefit arising out of land। Then it says things attached to the earth are part of immovable property, things permanently fastened to anything are part of immovable property, but again it does not include standing timber, growing crops or grass। So that is the definition। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। It says immovable property includes land, buildings, hereditary allowances, right to ways, lights, ferries, fisheries or any other benefit to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth but does not include standing timber, growing crops or grass। So अब यहां पर आप देखेंगे जीसी एक्ट में हमने देखा दैट डेफिनेशन वाज ओनली एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज inclusive as well as exclusive। This particular definition is inclusive because it includes land, buildings, hereditary allowances and so many things within the purview of immovable property, and it is also exclusive, it does not include standing timber, growing crops or grass। So this definition is both inclusive as well as exclusive। अब आइए बात करते हैं इन चीजों के बारे में कि क्या क्या immovable प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर किया जाता है, क्या क्या कवर नहीं किया जाता, उसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं लैंड के बारे में। लैंड में क्या क्या कवर किया जाएगा, ग्राउंड, सोइल, राइट, मिट्टी है, ग्राउंड है, ठीक है, houses and buildings built upon the land, mines and minerals, these are all part of land। तो उसमें वो सब कवर कर लिया जाएगा। Then comes benefits to arise out of land और benefits arising out of land। अब ये क्या होता है, what is the meaning of benefits arising out of land? देखिए आप अपने लैंड को यूज करके जो जो बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, अगर आप उन बेनिफिट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जो बेनिफिट्स हैं जो लैंड का ही पार्ट माने जाते हैं, तो उनको भी अगर आप ट्रांसफर करते हैं सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक लेक है, उस लेक से फिशेस पकड़ने का जो राइट है वो आपने किसी को ट्रांसफर किया है, दैट यू कैन कम एंड कैच फिशेस फॉर अ पीरियड ऑफ लेट अस से 5 इयर्स। तो वो जो राइट है वहां पर क्या है, दैट इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। आप अपनी लैंड को यूज करके एक बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं। इसी में कंसेप्ट आता है प्रॉफिट से प्रेंडेयर, प्रॉफिट अ प्रेंडेयर। दिस इज अ कंसेप्ट रिलेटिंग टू बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। सो बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड क्या हो गया कि एक पर्सन एक लैंड से एक प्रॉफिट डिराइव कर रहा है। सो in that particular case that right would be a right in immovable property।
सो जितने भी बेनिफिट्स आप ले रहे हैं अपनी लैंड को यूज करके, दे आर पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉफिट ऑफ प्रेंडियर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म प्रॉफिट ऑफ प्रेंडियर? प्रॉफिट ऑफ प्रेंडियर का मतलब होता है एक लीगल राइट जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की लैंड पर जा रहा है, पर्सन इज एंटरिंग ऑन टू द लैंड ऑफ अनदर पर्सन एंड ही इज टेकिंग अ प्रोड्यूस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड। So when you are allowing someone to come to your land and derive a profit or take part of your land or any produce from that particular land, so that is called a profit of prendier. So that person who is coming to your land to take that produce, for him it is a profit of prendier and it is a part of benefit arising out of land. For example, एक neighbor ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया एक फार्मर के साथ। फार्मर ने क्या राइट दिया नेबर को, दैट यू कैन कम टू माय लैंड एंड यू कैन कट द ट्रीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के लिए आप मेरी लैंड से पेड़ काट सकते हैं। सो यहाँ पर जो ये राइट का ट्रांसफर हो रहा है, राइट टू कट ट्रीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड, दैट इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ प्रेंडियर। सो उस ग्रांट को, उस ट्रांसफर को क्या माना जाएगा? इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? मान लीजिए आपने एक राइट दिया है किसी को, दैट यू कैन कम एंड ग्रेज योर स्टॉक, लाइव स्टॉक, अपने जो आपके जो पशु हैं उनको आप चरा सकते हैं, कैटल्स को चरा सकते हैं, दैट इज अ राइट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हमने अभी बात किया, दैट इज पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज अ बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑफ प्रेंडियर है वो। राइट टू कैच फिशेज, दैट इज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रेंडियर। एंड राइट टू एक्सट्रैक्ट कोल, गोल्ड, माइन, मिनरल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड, जो कि लैंड का पार्ट माने जाते हैं। सो वेन एवर दीज पर्टिकुलर बेनिफिट्स यू आर वट एवर बेनिफिट्स आर कनेक्टेड विद द लैंड, उसका अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, सो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जो ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉफिट ऑफ प्रेंडियर और बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ लीज। लीज क्या होता है? इन केस ऑफ लीज इट इज अ राइट गिवन विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपने आप में कोई आप राइट दे रहे हैं, यहां पर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर तो रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग एनी राइट इन द लैंड, रादर यू आर ओनली अलाउिंग दैट पर्सन टू टेक अ प्रोड्यूस फ्रॉम योर लैंड। सो दिस इज हाउ लीज इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्रॉफिट ऑफ प्रेंडियर। सो इट वुड बी अ ग्रांट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रेंडियर। इसके बारे में हम एक केस डिस्कस आगे करने वाले हैं। एंड एज फार एज दिस पर्टिकुलर बेनिफिट ऑफ राइजिंग आउट ऑफ लैंड इज कंसर्न्ड, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी इन अ रजिस्टर्ड फॉर्म एज पर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। हमने पहले भी बात किया था लास्ट सेशंस में, दैट एज पर सेक्शन 17 द रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। So if any particular non-testamentary document which is creating any particular right, which is declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest of the value of ₹100 और above, उसको के लिए आपको क्या कराना पड़ता है? उसके लिए आपको उसको मैंडेटरी रजिस्टर कराना पड़ता है। So that is how, अगर इसकी वैल्यू ₹100 से above है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You need to go for mandatory registration। आइए अब एक केस डिस्कस कर लेते हैं। दैट केस इज आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। दिस केस इज आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। AIR 1955 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स 919। दिस इज द citation of this particular case. Now in this case the Supreme Court held that a right to catch fishes from चिल्का लेक, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन ओडिशा। तो चिल्का लेक में जो फिशेस को कैच करने का जो राइट है, द कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट इज अ राइट विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ प्रॉफिट अ प्रेंडियर, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, अ पर्सन इज एंटरिंग ऑन टू द लेक एंड ही इज टेकिंग सम प्रोड्यूस, दैट इज फिशेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेक, सो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉफिट अ प्रेंडियर एंड सच राइट्स are considered as part of benefits arising out of land, and benefit arising out of land is also a part of immutable property. That is why any grant of this particular right would amount to a grant of immutable property, and because that is a grant of immutable property, as per the law you may be required to go for the registration. So in this case the court held that because in this case the agreement which was done by the parties, that agreement was only an oral agreement, there was no registration done. So court said that in this case it was a grant of profit of prender, so that was required to be in a mandatorily registered form.
आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, so this unregistered document is not going to create any right, title or interest in favor of the petitioner. So the petition of this particular petitioner was dismissed in this particular case. आइए अब बात करते हैं द थर्ड पॉइंट विच इज गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. पहला है लैंड, सेकंड इज बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, द थर्ड थिंग इज थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. अब ये क्या है? व्हाट इज ऑल कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ. देखिए थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ में तीन चीजें फॉल करती हैं. पहला, थिंग्स विच आर रूटेड इन अर्थ, जिनकी रूट्स अर्थ में है, थिंग्स रूटेड इन अर्थ, उसे कवर किया जाएगा. थिंग्स विच आर एम्बेडेड इन अर्थ, एनीथिंग विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ, जो एम्बेड किया गया है अर्थ में, उसे भी हम इसका पार्ट मानेंगे. एंड थर्डली, थिंग्स विच आर परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग to which it is attached for the permanent beneficial enjoyment of that particular thing. तो ये तीन चीजें क्या क्या होती हैं, अब इनके बारे में हम बात करने वाले हैं. Let us talk about things rooted in earth. इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम? इसमें हम ट्रीज को कवर करेंगे, श्रब्स को कवर करेंगे. ठीक है, ट्रीज हो गया, श्रब्स हो गया, आपका ये इसमें कवर हो रहा है, प्लांट्स हो गया. लेकिन हमने देखा कि डेफिनेशन में कहा गया है कि कुछ चीजों को इवन दो दे आर रूटेड इन अर्थ, दे मे बी रूटेड इन अर्थ, बट स्टिल दे आर नॉट पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, एक्सक्लूड क्या क्या किया गया है? स्टैंडिंग टिम्बर को एक्सक्लूड किया गया है, ग्रोइंग क्रॉप्स को एक्सक्लूड किया गया है, एंड ग्रोइंग ग्रास को एक्सक्लूड किया गया है. सो दीज आर पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं. सो थिंग्स विच आर रूटेड इन अर्थ. फिर आता है थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ. एम्बेडेड का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल, वॉल है, वॉल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं. ठीक है, वॉल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ये क्या है? थिंग्स विच आर एम्बेडेड इन अर्थ. तो वो भी क्या माना जाएगा? दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर दीज डेफिनेशंस. अब इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं. थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज सो अटैच्ड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल enjoyment of that particular thing. अभी हमने बात किया था थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द अर्थ, उसमें हमने बात किया कि थिंग्स विच आर रूटेड इन अर्थ, थिंग्स विच आर एम्बेडेड इन अर्थ, एंड थर्ड थिंग इज थिंग्स विच आर परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज सो एम्बेडेड इन अर्थ. इसमें क्या क्या हम कवर करेंगे? इसको जनरली हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ फिक्सचर्स. अभी फिक्सचर्स क्या होते हैं? देखिए, सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टीज व्हेन अटैच्ड टू द थिंग्स एम्बेडेड बिकम पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, डोर्स हैं, विंडोज हैं, एसीज हैं, या एक मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में हमने एक प्रोजेक्टर लगाया है फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, जिससे वो अटैच्ड है. एक रूम से आपने डोर अटैच किए हैं, विंडोज अटैच किए हैं, एसी अटैच किया है, उस पर्टिकुलर रूम को एक बेनिफिशियल मैनर में एंजॉय करने के लिए. तो वो जो चीजें आपने मूवेबल, जो ओरिजिनली मूवेबल प्रॉपर्टीज थी, एसी हो गया, फैन हो गया, डोर हो गया, राइट, जो मूवेबल थे पहले, आपने उसको अटैच कर दिया. नाउ दे हैव बिकम फिक्सचर्स और पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो दोज थिंग्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. बट यहां पर टेस्ट क्या है? दैट थिंग हैज बीन परमानेंटली फास्टेंड. वो एसी आपने लगाया है विद दिस इंटेंशन दैट आई विल कीप दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दिस एसी, परमानेंटली फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम. तो अगर ये टेस्ट है, ये आपने परमानेंटली अफिक्स किया है, फास्टन किया है, तो इन दैट केस इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ फिक्सचर एंड देयरफॉर पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा. सो सर्टेन ऑब्जेक्ट विच वर ओरिजिनली मूवेबल बिकम पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और फिर हम उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल देम फिक्सचर्स. तो इसके लिए जो टेस्ट है, वो टेस्ट क्या है? बेसिकली टेस्ट इज डिग्री ऑफ एनेक्सेशन, कि आपने किस लेवल का उसको अनेक्स किया है, अटैचमेंट किया है, एंड देयर इज ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन, कि आपका जब आपने उसको अटैच किया, फास्टन किया, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या था, आपकी इंटेंशन क्या थी. अगर आपकी इंटेंशन उसे टेम्परेरी रखने की थी तो उसे हम फिक्सचर नहीं मानेंगे, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं मानेंगे. लेकिन अगर आपकी इंटेंशन उसे परमानेंट रखने की थी, परमानेंट फिक्सचर आपने उसको किया था, फास्टन किया था, सो इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, राइट. सो दैट इज द टेस्ट which has been so discussed by the courts, and the cases have been decided on the basis of these two tests, degree of annexation and object of annexation, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे. Whether any particular movable property has become a fixture or not, it has become a part of immovable property or not, so it is going to depend. वो किस पे डिपेंड करने वाला है? वो आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करने वाला है, आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करने वाला है.
सो इट इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ ईच एंड एवरी केस। जो भी केस हमारे सामने आता है हम देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट था, व्हाट वाज द डिग्री ऑफ एनेक्सेशन, एंड दिस इज हाउ इट इज टू बी डिसाइडेड। दिस इज हाउ कोर्ट्स इन इंडिया डिसाइड दिस कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो चैटल है या गुड्स हैं, वेदर इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट, फिक्सचर क्या वो बन गया है या नहीं बन गया है। सो द कोर्ट अप्लाई दीज टू टेस्ट, डिग्री ऑफ एनेक्सेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन। अब आइए कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच यू हैव जस्ट डिस्कस्ड। आइए फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं केस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस है, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, एआईआर 1958, सुप्रीम कोर्ट 332। अब इस केस में बेसिकली क्या कोर्ट ने हेल्ड किया, इट इज अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that any right to enter upon the land of another person, अगर आप एक दूसरे व्यक्ति की लैंड पर एंटर कर रहे हैं for the purpose of carrying out a produce of the land, लैंड से कोई प्रोड्यूस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्री कट करने के लिए उस पर्टिकुलर लैंड में गए हैं, आपको राइट दिया गया है टू कट द ट्रीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड और फॉरेस्ट फॉर दैट मैटर, तो उसे क्या माना जाएगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ए प्रॉफिट अप्रेंडियर एंड इट विल बी a part of benefit arising out of land. So in this particular case the discussion was with regard to benefit arising out of land and profit apprentice. अब इस केस में हुआ क्या था, इन दिस केस पर्टिकुलरली व्हाट हैपेंड, हस्बैंड ने वाइफ के फेवर में एक एग्रीमेंट किया, दैट वाज ओरली डन, दैट वाज रिटन बट दैट वाज नॉट रजिस्टर्ड। तो बेसिकली क्या उन्होंने राइट दिया वाइफ को दैट यू कैन कम टू माय फॉरेस्ट, आप मेरे फॉरेस्ट लैंड में आ सकती हैं, एंड यू कैन कट बैम्बू ट्रीज, टीक ट्रीज, टीक के पेड़, बैम्बू के पेड़ को आप काट सकती हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 12 years. अब क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज दैट वेदर दिस पर्टिकुलर राइट दैट वाज ट्रांसफर्ड, जो हस्बैंड ने वाइफ को ये राइट दिया था आके लैंड में फॉरेस्ट में पेड़ काटने का, व्हाट वाज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट, क्या ये राइट रिलेटिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी था और वेदर दिस राइट वाज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस द कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने पाया दैट इन दिस केस द राइट वाज गिवन so as to enter the land and take out teak wood, bamboo wood, so that was a benefit arising out of land, it was a case of profit apprentice. wife क्या कर रही थी, wife was getting a profit out of the land of the husband in this case, so that was held to be a case of profit apprentice, and that particular right was also extending up to a period of 12 years, so there was a long period for which that right was given, so the court held it was a case of profit apprentice. So in this case it is very important case, इसमें कोर्ट ने also differentiate किया है between tree and standing timber. standing timber और tree में क्या difference होता है, कब हम जानेंगे कि particular tree standing timber बन चुका है। In this particular case the court said that because in this particular case the deed was not registered, तो कोर्ट ने कहा कि in this case this particular agreement which was done between these two that should have been done by way of a registered instrument. अब क्योंकि आपने इसको रजिस्टर नहीं किया है, आपने मैंडेटरी लॉ की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया है, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी राइट और इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ दी वाइफ, सो वाइफ का कोई भी एनफोर्सेबल राइट यहां पर नहीं बनता है। सो दिस पर्टिकुलर केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट दैट व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। सो दिस इज द केस रिलेटिंग टू बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं अनदर केस के बारे में, दैट इज डंकन इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2000 वॉल्यूम 1 SCC 633। इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ प्लांट एंड मशीनरी, एक प्लांट और मशीनरी जिसको परमानेंटली एम्बेड किया गया है इन द फर्टिलाइजर बिजनेस, that plant and machinery has become a fixture, it has become a part of immutable property, and because it has become a part of immutable property, क्योंकि वो immutable property का पार्ट बन चुका है, तो आपको उसके जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है ट्रांसफर के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। सो आपको रिटर्न डीड भी बनानी होगी, आपको उसको एज पर लॉ अटेस्टेशन भी कराना होगा, एंड देयर वुड बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ registration plus payment of stamp duty. So basically this case was relating to, there was an issue with regard to payment of स्टैम्प ड्यूटी। सो इसमें कोर्ट ने कहा प्लांट एंड मशीनरी जिसमें आपकी इंटेंशन उसको परमानेंटली एम्बेड करने की है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट माना जाएगा, उसे फिक्सचर माना जाएगा। सो कोर्ट बेसिकली हेल्ड दैट डिग्री ऑफ annexation and object or intention of annexation are the crucial factors for deciding whether any particular movable property has become an immutable property or not। क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन गई है, ये देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा उसकी इंटेंशन में कि किस इंटेंशन के साथ उसे अटैच किया गया था, किस ऑब्जेक्ट के साथ उसे
फास्टन किया गया था। अब आइए बात करते हैं एक और केस के बारे में, कोन एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कोन इज अ वेरी फेमस कंपनी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एलिवेटर्स। सो इस केस में बेसिकली क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये था कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिलेटिंग टू सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर्स, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सप्लाई और इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर्स की बात करता है, उसका नेचर क्या होगा, वेदर इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से माना जाएगा, या उसे मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हम मानेंगे। अब इसमें कोर्ट ने कहा कि देखिए जब भी एलिवेटर्स लगाई जाती हैं, दे आर बेसिकली फास्टनड टू द बिल्डिंग and there is a permanent intention that it will be used permanently for the beneficial enjoyment of that particular building to which it is fastened। तो वो जो permanently जो आपने वो जो लिफ्ट्स लगाई हैं, उस पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर एनेक्सेशन टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ एनेक्सेशन आपका इंटेंशन क्या रहता है लिफ्ट को लगाने में, दैट टू यूज दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग एज अ बिल्डिंग एंड फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल यूज। तो इसमें कोर्ट ने कहा दैट वंस अ लिफ्ट हैज बीन इंस्टॉल्ड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज आपका इंटेंशन वहां पर क्या है, टू यूज दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग एंड टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग इन अ बेनिफिशियल मैनर। सो इसमें कोर्ट ने कहा इसे हम क्या मानेंगे, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड फॉर दैट मैटर उस पर फिर वैल्यू एडेड टैक्स अप्लाई नहीं होगा, विच वॉज द मेन इशू इन दिस पर्टिकुलर केस। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस केस के बारे में, दैट इज बामदेव पानीग्रही वर्सेस मनोरमा राज, AIR 1974 आंध्र प्रदेश 226। इस केस में कोर्ट के सामने इशू ये था कि दैट एक सिनेमा प्रोजेक्टर और एक डीजल इंजन जिसको टेम्परेरीली अटैच किया गया है विद द पर्पस ऑफ शोइंग मूवीज इन अ ट्यूरिंग टॉकी। एक ट्यूरिंग टॉकी का बिजनेस था, जिस पर्सन का वो बिजनेस था उन्होंने इस सिनेमा प्रोजेक्टर को डीजल इंजन को एम्बेड कर दिया था फाउंडेशन बना के जमीन पे, राइट। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि वेदर इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ, ये जो सिनेमा प्रोजेक्टर है वेदर इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन गया है, क्या वो फिक्सचर बन गया है, या वो उसे हम अभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही मानेंगे। सो हियर द कोर्ट बेसिकली अप्लाइड द इंटेंशन ऑब्जेक्ट टेस्ट, and the court looked into the facts of this case and court found out that in this particular case, because it was a touring talkie, so the very purpose of embedding or fastening that particular projector and diesel engine to that particular land was temporary. Intention was not to keep it permanently there. So because the intention was not to keep it permanently there, rather the intention was only to keep temporarily there. So in this particular case the court held that because intention आपकी क्या थी, इसको टेम्परेरी रखने की थी, तो इस केस में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर को ऑल्दो आपने उसको एम्बेड किया था, फास्टन किया था फाउंडेशन बना के, स्टिल उसे मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट ही माना जाएगा, उसे हम फिक्सचर नहीं मानेंगे, उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। सो ये हमारा डिस्कशन हो गया विद रिगार्ड टू डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने बात किया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, हमने बात किया जीसी एक्ट के बारे में, जनरल क्लॉजेज एक्ट के बारे में, एंड हमने बात किया रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, स्टैंडिंग टिम्बर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रोइंग ग्रास को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द टेस्ट, दैट व्हाट इज द टेस्ट फॉर डिसाइडिंग वेदर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट। टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन आपका क्या था, इंटेंशन आपकी क्या थी, उसे आपने जब फास्टन किया, एम्बेड किया, एंड व्हाट वाज द डिग्री ऑफ एनेक्सेशन, किस लेवल का आपने उसको एनेक्सेशन उसका या उसका अटैचमेंट आपने किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज राइट डाउन दोज क्वेश्चन, दोज क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रिप्लाइंग टू दोज पर्टिकुलर क्वेरीज। फिर अगले नए सेशन में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, शुक्रिया।